एक अच्छी कॉलेज में एडमिशन लेने का समय आ चुका है जहां पर एक अच्छी प्लेसमेंट लगे हमें, या फिर हम लोग अब्रॉड में जाके एक अच्छी जगह स्टडी कर सके, अपने आप को इन्हांस कर सके, बहुत सारे स्किल्स अपग्रेड कर सके। तो इस समय हमें एक अच्छा फीस अमाउंट पे करना पड़ सकता है। सबके पास ये फीस नहीं हो सकता है, इसीलिए जो है एजुकेशन लोन की शुरुआत की गई थी। और एजुकेशन लोन जब आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास होने ही चाहिए। और एक अच्छा डॉक्यूमेंट्स का सेट अगर आपके पास है, सेफ डॉक्यूमेंट्स आपके पास है, इसका मतलब है कि एजुकेशन लोन आपको बड़ी आसानी से लग जाएगा। तो कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनका आपको जुगाड़ करना चाहिए जिससे जो है एजुकेशन लोन बड़ी आसानी से लग जाए, 1 से 2 दिन के अंदर एप्लीकेशन अप्रूव हो जाए और जो मुझे एजुकेशन लोन लग जाए। तो चलिए आज की वीडियो में जानते हैं। मेरा नाम है विवेक, मैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस बनाता हूँ। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। सबसे पहले बात करें, एजुकेशन लोन 2 लोगों पर आती है। आप पर आएगी जो बच्चा पढ़ना चाहता है, जो बच्चा आगे जाके नौकरी करके उस पेमेंट को करना चाहता है। किसी कारणवश वो बच्चा अगर पेमेंट नहीं कर पाया तो एजुकेशन लोन दूसरे लोगों पर आएगी, दैट इज दे योर पेरेंट्स या फिर आपके गार्जियन, जो भी आपके एज अ गारंटर अप्रूव होते हैं कि बच्चा किसी कारण नहीं दे पाया तो मैं उसका पेमेंट रीपेमेंट करूंगा। तो चलिए अब बात करते हैं इनके 2 लोगों की जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। सबसे पहले जो है आपकी एजुकेशन लोन अमाउंट अगर 7.5 लाख से कम है तो आपको कोई भी कोलैटरल देने की ज़रूरत नहीं है। मतलब अगर आप लोग 7.5 लाख से कम ले रहे हैं आपके टोटल फाइनेंस पे, मतलब सिर्फ फीस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, चाहे आपकी हॉस्टल फीस हो, मेस फीस हो, आप एक लैपटॉप लेना चाहते हैं, कंप्यूटर लेना चाहते हैं, जो भी आप लेना चाहते हैं वो सारी चीज़ों का अगर अमाउंट 7.5 लाख से कम है तो आपको कोई भी तरीके का कोलैटरल देने की ज़रूरत नहीं है। कोलैटरल का क्या मतलब होता है, जैसे आपकी प्रॉपर्टी का पेपर्स, LIC, या बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिनको एज अ गारंटर दे सकते हैं कि अगर आपने नहीं दिया तो वो सारी चीज़ों को बैंक सीज कर सकती है। बहुत सारे हार्श वर्ड्स हो गए हैं, तो चलिए अब बात करते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो डॉक्यूमेंट नंबर 1 आपके स्टूडेंट के लिए लगता है, दैट इज आइडेंटिटी प्रूफ। आपके पास आधार कार्ड तो होना ही चाहिए। आपके पेरेंट्स का भी जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट होगा वो होगा आइडेंटिटी प्रूफ। चलिए उसके बारे में बाद में बात करते हैं। आपके पहले जो चाहिए आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, कुछ भी। आधार कार्ड मैंडेटरी है तो ज़रूर बना लें। सेकेंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लगेगी, दैट इज पासपोर्ट। अगर आप लोग अब्रॉड अप्लाई करना चाहते हैं, अब्रॉड की यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं, पासपोर्ट इज मैंडेटरी। पर अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इंडिया में किस कॉलेज में पढ़ें, इंडिया पढ़ने वाले कॉलेजेस में पासपोर्ट मैंडेटरी नहीं। इसके बाद आपके एकेडमिक रिकॉर्ड्स को देखा जाएगा, क्यों आप पे फाइनेंस किया जा सकता है या नहीं। चलिए आपके एकेडमिक रिकॉर्ड्स में समझते हैं। मतलब आपकी क्लास 10, 12 और आपकी जो, अगर आप बाहर में अप्लाई कर रहे हैं, MS के लिए अप्लाई कर रहे हैं, PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उन सारी चीज़ों में तो आपका सेमेस्टर रिजल्ट्स भी देखा जाएगा। पर अगर आप 12 के बाद ही अच्छे कॉलेज के लिए, एक अच्छे यूनिवर्सिटी में आप जो है अपने आप को फाइनेंस करवाना चाहते हैं तो आप लोगों के सिर्फ 10 और 12 के रिकॉर्ड्स में काम बन जाएगा। आपने किसी एग्जामिनेशन को क्लियर किया तभी तो एक अच्छी सी कॉलेज आपको लगी है। तो एग्जामिनेशन क्लियर करने पर आपको मिलता है एक रैंक कार्ड। वो रैंक कार्ड भी आपकी जो बैंक है वो देखना चाहेगी कि आपने कितना रैंक स्कोर किया है, क्या आप एलिजिबल है इस पर्टिकुलर लोन के लिए। तो आपको आपका रैंक कार्ड देना पड़ सकता है। जैसे कि अगर आपने MBA क्लियर किया है तो MBA में आपको GMAT, CAT या फिर किसी भी चीज़ का रैंक कार्ड आपको सबमिट करना पड़ सकता है। आपने एक पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन फिक्स कर लिया है, उस पर्टिकुलर कॉलेज का आपको प्रूफ ऑफ एडमिशन लाना पड़ेगा। मतलब आपकी पर्टिकुलर कॉलेज को लिख कर देना पड़ेगा कि आपकी जो है एडमिशन उसी पर्टिकुलर कॉलेज में हुई है और वो पर्टिकुलर कॉलेज में आपकी जो है पढ़ाई होने वाली है। विदेश की जब कॉलेजेस की बात आती है तो फर्स्ट सेमेस्टर फीस भी हमें लगवाना पड़ता है। तो वहाँ पर जो है कॉलेज आपको एडमिशन लेटर भेजती है। वो एडमिशन लेटर एज अ प्रूफ गारंटर बन सकता है कि आपकी उस पर्टिकुलर कॉलेज में जो है एडमिशन हो चुकी है। आपकी पर्टिकुलर कॉलेज में कौन से समय पर कितनी सेमेस्टर फीस को दिया जा सकता है, तो उसके लिए आपकी कॉलेज आपको एक ब्रोशर सबमिट करती है। ब्रोशर देती है, मतलब सालाना फीस लेगी, सेमेस्टर फीस लेगी, कैसे वो फीस लेगी उसके ऊपर वो ब्रोशर सबमिट करेगी। और जो ब्रोशर वो सबमिट करेगी वही ब्रोशर आपको आपके बैंक में सबमिट करना पड़ेगा। बैंक भी उसी टाइम पर शेड्यूल करके आपके पेमेंट्स को देगी। इसका मतलब है कि आपके कॉलेज को शेड्यूल ऑफ एक्सपेंसेस को सबमिट करना पड़ेगा। कर बात आती है जैसे कि अगर आप लोगों ने अप्लाई किया है किसी लैपटॉप, ये सारी चीज़ों के ऊपर, तो वहाँ पर आपके लैपटॉप की दुकान पर जाना पड़ेगा, उस लैपटॉप के बिल्स को लेना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर कुछ अमाउंट देकर उसको बुक करना पड़ेगा। वो बिल को आकर आपको बैंक में सबमिट करना पड़ेगा और सबमिट करने के बाद बैंक उस पर्टिकुलर अकाउंट पे डायरेक्ट ट्रांसफर करेगी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि कोई भी पेमेंट आपके हाथ पे नहीं मिलेगा। चाहे आपकी लाइब्रेरी फीस की बात करें या फिर आपकी हॉस्टल मेस की बात करें, तो ये सारा चीज़ का जो बिल्स हैं वो आपको सबमिट करने पड़ेंगे और बैंक्स वो सारी चीज़ें डायरेक्टली उनको भेज देगी। इसके बाद आपको लग सकता है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़, जो बहुत ही कॉमन है और हर एप्लीकेशन में आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ सबमिट करने पड़ सकते हैं।
अगर किसी तरीके का लोन आप पे ऑलरेडी चल रहा है या फिर चल रहा था तो इसमें जो है आपको 1 साल का बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट देना पड़ सकता है। अब बात करते हैं आपके पेरेंट्स के ऊपर। सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपके लग सकते थे वो क्लियर हो चुके हैं। अगर आपने नोट कर लिया तो काफ़ी अच्छी बात है, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन पे देखने को मिल सकता है या फिर हमारे जो वेबसाइट है वहाँ पर ये सारी चीज़ों का लिंक मैं दे दूंगा, तो आप वहाँ पर नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट लेकर अपने आप को सेव कर सकते हैं। बात करें आपके पेरेंट्स की, बात करें तो पेरेंट्स में जो है आप लोग पेरेंट्स या गार्जियन जो भी आपका को एप्लीकेंट बनना चाहता है वहाँ पर आप लोगों को उनका आइडेंटिटी प्रूफ सबमिट करना पड़ेगा, साथ में कुछ पासपोर्ट साइज फोटो सबमिट करने पड़ेंगे। और इसके अलावा दोस्तों आप लोगों के अगर कोई पेरेंट्स के ऊपर भी कोई लोन चल रहा था पहले तो उसका जो बैंक अकाउंट स्टेटमेंट आपको 1 साल का देना पड़ सकता है। अब बात करते हैं आपके पेरेंट्स के इनकम प्रूफ के बारे में। तो इनकम प्रूफ की बात करें तो 2 लोग आते हैं। पहले आते हैं सैलरीड पर्सन, मतलब आपके पेरेंट्स कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं पर वो सैलरीड है, या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है। सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब होता है कि आपने खुद अपना जॉब कर रहे हैं या फिर कोई दुकान चला रहे हैं, किसी और तरीके का काम कर रहे हैं, तो सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए कुछ अलग कैटेगरीज हैं। सबसे पहले बात करते हैं सैलरीड पर्सन के बारे में। सैलरीड पर्सन को अपना सैलरी स्लिप देना पड़ सकता है। सैलरी स्लिप मिलती है आप लोगों को तो उसका आपको सबमिट करना पड़ सकता है। फॉर्म 16 आपको सबमिट करना पड़ सकता है। फॉर्म 16 आपको भर कर एप्लीकेशन करके फॉर्म 16 आपको भर के देना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर आप लोग सैलरीड हैं तो लास्ट 6 मंथ्स की जो सैलरी स्लिप है वो आपको सबमिट करनी पड़ सकती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, लास्ट 6 मंथ की आपकी जो सैलरी की जो पेपर्स आ रही हैं वो आपको सबमिट करने पड़ सकते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड की बात करें तो दोस्तों आप लोग को अपना बिजनेस प्रूफ देना पड़ सकता है। बिजनेस प्रूफ का मतलब ये हो सकता है कि जैसे आपने अपना टैक्स फाइल कर रहे हैं हर महीना, तो वो दुकान पर टैक्स फाइल कर रहे हैं, राइट, तो दुकान को आपको सबमिट करना पड़ सकता है। अगर आपका दुकान भाड़ा पर है तो भाड़ा का स्लिप आपको सबमिट करना पड़ सकता है। अगर आपका दुकान आपका ओनरशिप है तो वो दुकान के पेपर्स आपको सबमिट करने पड़ सकते हैं, जेरोक्स नॉट ओरिजिनल। साथ में आपको आईटी रिटर्न मैंडेटरीली फाइल करना पड़ेगा। मतलब आपने अगर आप अपना आईटी रिटर्न फाइल कर रहे हैं काफ़ी सालों से तो वो आईटी रिटर्न आपको सबमिट करना पड़ सकता है। आईटी रिटर्न आप कैसे करेंगे, किसी भी नियर बाई किसी सीए को कांटेक्ट करेंगे और अपने आईटी रिटर्न फाइल को इस बार सबमिट करेंगे। आईटी रिटर्न फाइल आपको सबमिट करनी पड़ सकती है। हर साल आपको 1000 रुपये पड़ेंगे। अगर आप लोग 5 लाख से कम की इनकम दिखा दें तो किसी तरह आपको जो है टैक्स देना नहीं पड़ता। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोगों की अच्छी खासी जॉब है, जीएसटी नंबर है, ये सब कुछ है, तो आपको आपका बैंक स्टेटमेंट भी सबमिट करना पड़ सकता है। अगर किसी कारण आपका बैंक स्टेटमेंट नहीं दिखा सकते तो वो भी आपको बैंक स्टेटमेंट दिखाना पड़ सकता है। मतलब अगर आपने करंट अकाउंट नहीं है तो भी आपको सेविंग्स अकाउंट का आपका बैंक स्टेटमेंट दे सकता है। सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों के लिए बैंक स्टेटमेंट इज मैंडेटरी। अब इसके बाद क्या ज़रूरी है, इसके बाद तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये सारी चीज़ों का जुगाड़ करने के बाद विद्या लक्ष्मी पोर्टल पे जाकर आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। विद्या लक्ष्मी पोर्टल में कैसे अप्लाई करेंगे इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बना रखा है, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि एक रीसेंट वीडियो आप बनाकर हमें भेजें तो हम लोग उसके ऊपर भी एक वीडियो ज़रूर बनाएं। लास्ट में अगर कुछ ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करेंगे तो आप लोग को एक कैंसिल चेक देना पड़ सकता है या किसी तरीके का चेक देना पड़ सकता है। तो दोस्तों ओवरऑल में ये सारे डॉक्यूमेंट्स के अलावा आपको कोई भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स देने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको बात करता हूँ कुछ सेफ डॉक्यूमेंट्स की। अगर आप लोग किसी तरीके का सेल्फ एम्प्लॉयड है तो आईटी रिटर्न फाइल ज़रूर अपने पास रखें। बैंक स्टेटमेंट्स को कुछ महीनों के लिए 6 मंथ्स के लिए क्लियर रखें। ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रुपये से नीचे ना ही रखें और कोशिश करें कि 5000 से ऊपर आपकी अकाउंट स्टेटमेंट हमेशा बनी रहे। अच्छा ट्रांजैक्शन करें, महीने में 4-5 ज़्यादा से ट्रांजैक्शन करें जिससे जो है आपका बैंक स्टेटमेंट काफ़ी एक्टिव लगे, जिससे लोन लगाना आसान बनता है। अगर आपने अपना LIC ये सारी चीज़ों के ऊपर कोई भी ज़्यादा डिफ़ॉल्ट कर रखा है, आपने पेमेंट नहीं कराया, तो उनको सारे डिफ़ॉल्ट्स को क्लियर कर लें। उनसे जो है आपका स्टेटमेंट, आपके रिकॉर्ड्स काफ़ी अच्छे बन जाएंगे, सिविल स्कोर आपका काफ़ी अच्छा बन जाएगा। तो ओवरऑल में दोस्तों अगर आपका सिविल स्कोर 700 के ऊपर है आपके को एप्लीकेंट का तो बड़ी आसानी से बनेगा। बच्चे का जो है को एप्लीकेंट मतलब उसका तो सिविल रिकॉर्ड होता नहीं है, तो पहली बार आपका सिविल रिकॉर्ड बनेगा जब आप इस लोन को लेंगे। तो इस लोन को जब आप लेंगे दोस्तों तो आपको ध्यान रखना है कि आप अपने सेमेस्टर्स में 60% से ज़्यादा लाएं। 10-12 की स्कोर्स भी 60% से ऊपर रहने से लोन काफ़ी आसानी से लग जाता है। 60% से ज़्यादा आपको अपने कॉलेज में लाना ही पड़ेगा, नहीं तो बीच में आपका एजुकेशन लोन कैंसिल हो सकता है और आपके पेरेंट्स को उनका सारा अमाउंट देना पड़ सकता है। पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ओवरऑल में जब आपका एजुकेशन लोन बीच में चल रहा हो तो दोस्तों किसी भी तरीके का आपको अच्छा स्कोर अगर आपने नहीं लाया तो आपको बीच में बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं। लैपटॉप, हॉस्टल फीस और ये सब कुछ मिलाकर आपको 7.5 लाख से कम रखना है। एक चीज़ का ध्यान रखेंगे,
जितना ज़्यादा पेमेंट लेंगे उतना ज़्यादा आपको रिटर्न करना पड़ेगा। और जब जब पेमेंट चल रहा हो तो दो चीज़ें चल सकती हैं। बीच में जब पेमेंट चलता है तो उसमें जो है आपको इंटरेस्ट आप बीच में आपके पेरेंट्स भर सकते हैं, 2000 1000 जो भी इंटरेस्ट है वो बीच में हर महीने भर सकते हैं। बट अगर आप किसी तरीके का इंटरेस्ट को होल्ड कर देते हैं, जैसे कि आपने इंटरेस्ट को जो है कंज्यूम करवाया, तो जितना इंटरेस्ट भी प्लस होता जाएगा आपके अमाउंट के संग, उसका भी इंटरेस्ट आपको देना पड़ सकता है। तो ओवरऑल में कंपाउंडली आपका इंटरेस्ट चलता रहेगा। और जब आपका जो है पेमेंट रीपेमेंट स्टार्ट होगा दोस्तों, तब आपको जो है पेमेंट किस तरीके से लिया जाएगा, आपके पेमेंट्स जब आप जितना पे करेंगे आप इंटरेस्ट पे करेंगे, साथ में जो है आपका टोटल अमाउंट पे करेंगे, कुछ अमाउंट ऐसे करके घटता जाएगा। और ओवरऑल में ईएमआई कैलकुलेटर ऐसे चलेगा। आप चाहते हैं कि ईएमआई कैलकुलेटर और ये बहुत सारी चीज़ें हम अपने वीडियोस में लेके आए, तो वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन में आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल की सब्सक्राइब, ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस हम लोग लाते रहते हैं। साथ में दोस्तों आप हमारी वेबसाइट को जरूर चेकआउट कीजिए, सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग को बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में, तो कोई भी वीडियो आप मिस नहीं कर पाएंगे। सब्सक्राइब करने के साथ साथ दोस्तों घंटियों को जरूर बता दें। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लेके आते हैं आपको अलविदा।